तो चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और मुगल साम्राज्य के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसे 3 बड़े ही असाधारण शासकों ने अपनी पहचान दी। ये कहानी है एक दादा, उनके पोते और परपोते की। कमाल की बात यह है कि सिर्फ 150 सालों के अंदर इन तीनों ने एक साम्राज्य की पूरी तकदीर लिख दी, उसे बनाया, बुलंदी पर पहुंचाया और फिर शायद अनजाने में ही उसके पतन की वजह भी बन गए। अच्छा, तो सबसे पहले इन तीनों को मुगल साम्राज्य की टाइमलाइन पर देखते हैं ताकि एक अंदाजा हो जाए। देखिए, पहले हैं अकबर, जिन्होंने एक बिखरे हुए राज्य को एक मजबूत साम्राज्य बनाया। फिर आते हैं उनके पोते शाहजहां, जिनके दौर में कला और संस्कृति अपने चरम पर थी। और आखिर में औरंगजेब, जिन्होंने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सरहदों तक फैलाया, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है अकबर से। जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्हें विरासत में एक बहुत ही कमजोर राज्य मिला था। उन्होंने उसे एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य में बदल दिया। इसीलिए तो उन्हें अक्सर इस साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट कहा जाता है। देखिए, अकबर की सोच सिर्फ जमीन जीतने तक सीमित नहीं थी। वो एक नया शाही ढांचा बनाना चाहते थे। उन्होंने गोदावरी नदी के उत्तर में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कंट्रोल किया और एक ऐसा नया शासक वर्ग तैयार किया जो पुराने जमींदारों की तरह नहीं, बल्कि पूरी तरह से बादशाह के वफादार थे। और अर्थव्यवस्था में तो उन्होंने जैसे क्रांति ही ला दी, ज़ब्त नाम के एक नए सिस्टम से। पहले क्या होता था? एक श्रद्धांजलि सिस्टम था, जहां लोकल राजा महाराजा अपनी मर्जी से तोहफिया फसल भेजते थे। लेकिन अब ज़ब्त सिस्टम में जमीन को बाकायदा नापा जाता और एक फिक्स्ड कैश टैक्स वसूला जाता। इसका एक बड़ा नतीजा ये भी हुआ कि किसानों को कपास और नील जैसी ज्यादा मुनाफे वाली फसलें उगाने के लिए बढ़ावा मिला। इससे पता चलता है कि उन्होंने कितनी जबरदस्त और सेंट्रलाइज्ड सरकार बनाई थी। फाइनेंस, मिलिट्री, सब चीजों के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्रीज थी। पूरे साम्राज्य को सूबा कहे जाने वाले प्रांतों में बांटा गया था और हर सूबे का ढांचा बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही था। मतलब हर कोने पर बादशाह का सीधा कंट्रोल था। अकबर का एकता का जो विजन था वो सिर्फ प्रशासन तक नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति तक फैला हुआ था। उन्होंने धार्मिक आज़ादी को बढ़ावा दिया और यहाँ तक कि दीने इलाही नाम से एक नए धर्म की भी शुरुआत की। ये एक कोशिश थी सभी धर्मों की अच्छी बातों को एक साथ लाने की, और यही पॉलिसी साम्राज्य में स्थिरता लाने के लिए बहुत जरूरी साबित हुई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मजबूत नींव पर आगे चलकर वास्तुकला के कैसे कैसे चमत्कार खड़े हुए। अकबर के ही दौर में आगरा का किला बना, नई राजधानी फतेहपुर सीकरी बसाई गई। ये वो शानदार इमारतें थीं जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। अकबर ने जो मजबूत नींव तैयार की थी, उसी ने उनके पोते शाहजहां को साम्राज्य को संस्कृति और वास्तुकला के शिखर पर ले जाने का मौका दिया। सही मायनों में ये मुगल काल का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा दौर था कला और वास्तुकला का जैसा शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार की शानो शौकत अपने चरम पर पहुंच गई और दुनिया ने वास्तुकला के कुछ सबसे बेहतरीन नमूने देखे। सोचिए जरा, उनके दौर में बनी इमारतों का जो पैमाना था, जो खूबसूरती थी, वो बेमिसाल है। दुनिया का अजूबा ताजमहल, दिल्ली का आलीशान लाल किला या फिर लाहौर का खूबसूरत शालीमार बाग, हर एक इमारत उनकी कला को लेकर दीवानगी का सबूत है। लेकिन इस सुनहरे दौर की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जो आखिरकार भारी पड़ने वाली थी। शाही दरबार की शानो शौकत और इन बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को चलाने का जो खर्च था, वो साम्राज्य की कमाई से ज्यादा होने लगा था। और यहीं पर शाहजहां की विरासत की असली कहानी छिपी है। एक तरफ बेमिसाल शानो शौकत थी और दूसरी तरफ खजाने पर बढ़ता हुआ बोझ। मुगल संस्कृति तो अपने शिखर पर थी, लेकिन इसी के साथ साथ साम्राज्य के लिए भविष्य की मुश्किलें भी तैयार हो रही थीं। शाहजहां की इस भव्यता के बाद आए उनके बेटे औरंगजेब, और उन्होंने साम्राज्य को एक बिल्कुल ही अलग दिशा में मोड़ दिया। वो एक विवादास्पद लेकिन बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। औरंगजेब एक जबरदस्त सैन्य विस्तारवादी थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य को उसके अब तक के सबसे बड़े आकार तक पहुंचाया। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य करीब 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। सोचिए, ये आज के भारत से भी बड़ा है। लेकिन इस विस्तार ने एक बड़ा अजीब विरोधाभास पैदा किया।
साम्राज्य पहले से कहीं ज्यादा बड़ा तो था, पर साथ ही कहीं ज्यादा अस्थिर भी हो गया था। दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा पर जीत तो हासिल हुई, लेकिन दशकों तक चली इन लड़ाइयों ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासन की कमर तोड़ दी। उन्होंने अकबर की सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी को भी बदल दिया। गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स फिर से लगा दिया गया, लेकिन उनका प्रशासन भी विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ वो एक रूढ़िवादी इस्लामी राज्य को बढ़ावा दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार में पहले के किसी भी मुगल शासक से ज्यादा हिंदू अधिकारी काम कर रहे थे। तो हुआ ये कि जहां अकबर ने एक स्थिर मजबूत केंद्र बनाया था, वहीं औरंगजेब का सारा ध्यान सरहदों पर लगातार जंग लड़ने में लगा रहा और इसने उस केंद्र को बुरी तरह कमजोर कर दिया। दक्कन में उनके कभी न खत्म होने वाले सैन्य अभियानों ने शाही खजाने को लगभग खाली ही कर दिया था। तो चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि कैसे ये तीन बिल्कुल अलग शासक हमें एक महान साम्राज्य के बनने, उसके शिखर पर पहुंचने और फिर ढलान पर जाने की पूरी कहानी बताते हैं। ये तुलना तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है ना? एक ही परिवार की तीन पीढ़ियां, लेकिन सबकी प्राथमिकताएं और उनके नतीजे कितने अलग थे। अकबर एक दूरदर्शी जिन्होंने स्थिरता लाई, शाहजहां एक कला प्रेमी जिन्होंने भव्यता को चरम पर पहुंचाया, और औरंगजेब एक विस्तारवादी जिन्होंने साम्राज्य को फैलाया तो जरूर, पर उसकी नींव को ही कमजोर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये सब आज क्यों मायने रखता है? क्योंकि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनके बनाए हुए वास्तुकला के चमत्कार आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और जिन राजनीतिक और सांस्कृतिक सवालों से वो उस दौर में जूझे थे, उनकी गूंज दक्षिण एशिया में आज भी सुनाई देती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या मुगल साम्राज्य का पतन सिर्फ लीडरशिप की नाकामी थी, या फिर इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा की ये एक जरूरी कीमत थी जो चुकानी ही पड़ती? ये शक्ति, संस्कृति और साम्राज्यों की स्थिरता के बीच का एक बहुत ही जटिल रिश्ता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।